जहाँ से मेरा सिलेबस चालू होता है, पुनर्जागरण काल। दोस्तों आपको अब पुनर्जागरण काल पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण का मतलब, रेनेशा का मतलब सीधा सा है निद्रा से जागना, पुनर्अन्वेषक, पुनर्जन्म। जो ये सारे बातें हैं, ये सब जो पर्याय हैं, ये सब किसी व्यक्ति की पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी निद्रा से किसी व्यक्ति को जगाने की बात नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब सीधा सा है विचारों का, दृष्टिकोण का नया जन्म होना। जो विचार हमारे प्राचीन काल में थे, जो मर चुके थे, जो कहीं न कहीं खो चुके थे, प्राचीन काल मध्ययुगीन काल में जिस प्रकार से हमारे ऊपर धर्म का, विशेषकर धर्म का प्रभाव था, और बहुत सारी सी पद्धतियाँ थी जिससे जो इंसान को एक पापी बना दिया गया था। हमारे संस्थाएं जो थी, मध्ययुगीन संस्थाएं थी, इंसान को एक पापी बना दी। मानवतावाद खत्म हो चुका था, व्यक्तिवाद केंद्र में नहीं था, शिक्षा पर उन्हीं का एकाधिकार हुआ करता था। ये सब बातें जो मध्ययुगीन थी, अब इन सब का ख़त्म होना, एक नया दृष्टिकोण लेना ही पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का सीधा सा मतलब होता है कि आधुनिकीकरण, व्यक्ति आधुनिक हो जाए, व्यक्ति समझदार हो जाए, व्यक्ति बात बात पर तर्क करने लगे। जैसे न्यूटन अगर फल गिरता है, न्यूटन ने सोचा आखिर ये फल गिरा क्यों। वही मध्ययुगीन संस्थाएं जो थी, चर्च व्यवस्था थी, पवित्र रोमन साम्राज्य था, वो कहते हैं ये फल इसलिए गिरा क्योंकि भगवान ने गिराया। भगवान ने कहा बेटा तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खा लो। तो उन्होंने ऐसे बात करके वो लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन जब लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच का, दृष्टिकोण का आया, तो जब न्यूटन फल गिरा तो उसने सोचा आखिर ये फल गिरा क्यों। उस पर उसने रिसर्च किया तो उसको मालूम पड़ा कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से फल नीचे गिरा। समझ रहे हैं दोस्तों ना। तो इस प्रकार से ये पुनर्जागरण का मतलब होता है, पुनर्जागरण का अर्थ होता है। तो इसके पहले जब पुनर्जागरण काल जब आता है तो लोग सोचते हैं कि जो क्लासिकल साहित्य है, जो क्लासिकल साहित्य में चेंजेस, लोगों का क्लासिकल साहित्य के प्रति आकर्षण ही पुनर्जागरण का है। लेकिन बाद में लोगों को जब उसको और गहराई से पढ़ते हैं, क्लासिकल साहित्य आपको हम बता चुके हैं कि यूनान, रोम की जो सब पुरानी प्राचीन सभ्यताएं होती थी कि किस प्रकार से वो लोग फ्री रहते थे, उनके कोई उत्पादन कार्य नहीं होता था, तो क्लासिकल चीज़ें अच्छे साहित्य पर बल देते थे। हिप्पोक्रेटस जैसे चिकित्सक लोग, प्लेटो और अरस्तु लोग जो नए साहित्य को लिखते थे, तो उसमें जो विचार थे, तो अब तक लोगों ने यही सोच रहा था कि लोगों क्लासिकल साहित्य के प्रति आकर्षक ही पुनर्जागरण है। लेकिन ये बात, अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो आपकी दृष्टि सूक्ष्म होगी। अगर आप उसे गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा क्लासिकल साहित्य ही नहीं, क्लासिकल साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे विचार थे, जैसे बहुत सारे नए संवेदनाएँ थी, जैसे मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता जैसी चीज़ें, व्यक्तिवाद जैसी चीज़ें। ये सारी जो चीज़ें थी, ये एक नई अवधारणाएँ लाई, नया परिवर्तन लाया। तो इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षण ही पुनर्जागरण काल है। तो दोस्तों ये था पुनर्जागरण काल। आखिर ये पुनर्जागरण बल किस पे देता है, इसके कारण क्या थे, इसका धर्म सुधार आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब बातों पर, और किस प्रकार से यूरोप में परिवर्तन, पूंजीवाद में धर्म सुधार आंदोलन कैसे प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाता है, इन सब बातों को हम बारी बारी से एक एक चीज़ करके ध्यान देंगे और समझेंगे और लिखेंगे भी, ताकि इससे हमें अच्छे से कोई क्वेश्चन भी रहेगा तो हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ठंड बढ़ चुकी है, आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में रह के अच्छे से पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम करते रहिए, ताकि और साथ में रिवीजन भी करते रहिए। दोस्तों तो पुनर्जागरण का अर्थ यही था जो हमने बताया। तो अब अगर हम बात करें पुनर्जागरण का बल किन किन चीज़ों पे था,
पुनर्जागरण का जो बल था दोस्तों, सबसे पहले इसका फोर्स, सबसे पहले इसने क्या सोचा, जब पुनर्जागरण, जब लोग जागे तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता आई, लोग एक नया नया सोच, जैसे आपको हम बताएं ना कि जब लोगों के अंदर धर्म का प्रभाव कम हुआ, धर्म का प्रभाव जब कम हुआ, तो वही न्यूटन वाला आप एग्जाम्पल लीजिए, किस प्रकार से उसने फल गिरा, तो उसने सोचा कि कारण क्या है फल गिरने का। तो उसने सोचा, तो सोचने की जो दृष्टिकोण चेंजेस में आया, तो यही तो उनका जो दृष्टिकोण था, तो उनका सबसे पहला बल था उत्सुकता और खोजी दृष्टिकोण पे। हर समय उत्सुक रहते थे नई नई चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। हर समय उनके अंदर कोई ना कोई दृष्टिकोण आता रहता था, विचार आते रहते थे, एक खोजी दृष्टिकोण उनके अंदर आया। फिर व्यक्तिवाद की भूमिका बढ़ती गई। दोस्तों, यूरोप में व्यक्तिवाद क्या होता है? व्यक्तिवाद का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, जब व्यक्ति के लाभ हानि का, उसका लाभ हो या हानि हो, उसका उत्तरदायित्व स्वयं व्यक्ति हो, वही व्यक्तिवाद कहलाता है। तो यूरोप में क्या हुआ, जब इन सब चीज़ों को बात बढ़ा, तो आपको भी पता है कि मध्ययुगीन जो संस्थाएं थी, चर्च व्यवस्था थी, ये व्यक्तिवाद पर विशेष बल नहीं देती थी। ये इनका सीधा सीधा एकाधिकार होता था, शिक्षा पर एकाधिकार होता था, विचारों पर एकाधिकार होता था। व्यक्ति की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, व्यक्ति को तो पापी बना दिया गया था। व्यक्ति को एक अगर मानव बनाना है तो उनको बहुत सारे धन देने पड़ते थे। धन दे दोगे तो मानव बन जाओगे, धन नहीं दोगे तो पापी बन जाओगे। ऐसी चीज़ें मध्य युग में थी। तो जब ये सारे कारण हुए, लोग जाने, लोग समझे, लोगों का जब पुनर्जागरण हुआ, तो उनके अंदर एक व्यक्तिवाद की भूमिका बढ़ी। हर समय व्यक्ति केंद्र में रहने लगा। और फिर लोगों के अंदर धर्मनिरपेक्षता की भूमिका बढ़ी। आपको भी पता है कि हमने पढ़ चुका था कि राजतंत्र के उद्भव में, जब राज उद्भव होता है, उसमें पहले जो था रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के अंतर्गत ही आपसी देशों के साथ संबंध बनाए जा सकते थे, धर्म के आधार पर संबंध बनाए जा सकते थे। लेकिन आपको भी पता है कि अगर कोई भी संबंध बनाने हैं, किसी भी देश के साथ संबंध बनाने हैं, तो हमें धर्मनिरपेक्ष होकर उससे बात करनी चाहिए। हमें कोई एक ऐसा पूर्वाधारणा नहीं होनी चाहिए कि हम इसी धर्म से बात करेंगे। भारत की राजनीति से अगर आप समझना चाहेंगे कि अगर भारत की विदेश नीति सिर्फ धर्म के आधार पर कि हम हिंदुओं से, केवल हिंदू देश के साथ अपनी कूटनीतिक संबंध को बढ़ाना चाहेंगे, तो क्या ये एक राष्ट्र के लिए सुखद होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम किसी भी देश के प्रति हमारे अंदर कोई ऐसी पूर्वाधारणा नहीं है कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, हम इसके साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बनाएंगे, हम ये ईसाई राष्ट्र है, इसके साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बनाएंगे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। इसके लिए एक अच्छे राजतंत्र की, एक अच्छी व्यवस्था का उत्पत्ति के लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत आवश्यक तत्व था। इसलिए पुनर्जागरणवादियों ने, पुनर्जागरण काल के विचारकों ने जो धर्मनिरपेक्षता पर विशेष बल दिया। चौथा, उन्होंने मानवतावाद पर विशेष बल दिया। मानवतावाद उनके अंदर केंद्र, क्योंकि इसके पहले आपको पता है कि मानव केंद्र में नहीं हुआ करता था, ईश्वर केंद्र में हुआ करते थे। अब इसके तहत क्या हुआ कि ईश्वर और मानव को समानांतर बना दिया गया। बोला गया अगर इस धरती को ईश्वर ने बनाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको चलाने का हक, इसको तरीके मानव को है। मानव केंद्र में आ गया। तो जो इसके पहले मानव को पापी बनाया जाता था कि मानव एक पापी प्राणी है, तो ये चीज़ें हट गई, ये मानवतावाद केंद्र में आ गया। फिर उसके बाद साहित्यिक मनोयोग को प्रोत्साहन दिया गया। साहसिक मनोयोग को प्रोत्साहन दिया, मतलब साहसिक चीज़ें बड़ी। आपको भी पता है कि जैसे जैसे पुनर्जागरण काल होता, विश्व में सामुद्रिक खोजों, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद लोगों को एक साहसिक मनोभावना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े समुद्र कि अब उसमें रास्ते ढूंढे नहीं, कोई भी हजारों लोग रास्ते ढूंढे, हजारों लोग मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। एक दो लोग, वास्को डी गामा, कोलंबा जैसे लोग अन्य देशों में पहुँचकर वहाँ अमेरिका, भारत जैसे देश की खोज की, लेकिन एक साहसिक मनोभाव, कुछ कर गुजरने की एक जो इच्छा आई, जिज्ञासा हुई, ये पुनर्जागरण काल से ही होता है। अब ये दोस्तों आपको भी अभी इसको हमको बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बताएंगे तब भी कि आखिर इन सब का जो ये सब उत्सुकता, खोजी दृष्टि, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, साहसिक मनोयोग, मनो को प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? ये आपको पता है इनको प्रेरित करने वाले कारक क्या थे कि जो लोगों का पुनर्जागरण हुआ वो किस कारण से हुआ?
लोग अपने पुराने साहित्य के प्रति आकर्षित हुए, अपने पुराने चीज़ों के प्रति आकर्षित हुए, अपने जो मानववाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे चीज़, जैसे नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होना। इसके कारण क्या थे? सबसे बड़ा इसका कारण था जो मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर से धर्म का प्रभाव कम हो जाना। जो धर्म का प्रभाव, देखो आपको पता है कि जब मध्ययुगीन काल में लोगों के ऊपर धर्म का प्रभाव बहुत विराट रूप से गहरा हुआ से एकदम धसा हुआ था। लोग बार बार हर बात पे धर्म को ही भूमिका में रखते थे। कोई भी काम हो तो धर्म को केंद्र में रखा जाता था। जैसे जब धर्म युद्ध हो रहा था पूर्व पश्चिमी देश और पूर्व के ईसाई और इस्लाम के प्रति जब धर्म युद्ध हो रहा था 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के दौरान, उस समय क्या होता है कि जो वहाँ के पोप हुआ करते थे, पोप बोले कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं बेटा, विजयी भव। लेकिन वहाँ पर जब अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम भाई अगर तलवार भी मारे, उधर से तलवार आएगा तो राख बन जाएगा, क्योंकि हमारे पोप ने बोला है कि तुम बाइबिल में लिखा है कि तुम क्या नाम है, विजयी रहोगे। तो ये बातें, ये जो विश्वास था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया के पतन पे इस्लाम धर्म विजयी होता है तो लोगों के अंदर ये भावना थी, ये साला देखो, ये तो यीशु बोला था कि वो बोला था जीत जाएंगे तो जीते ही नहीं। तो फिर वही लफड़ा हो गया। तब अब लोगों के अंदर नहीं यार, कुछ बात है, कुछ लफड़ा है, ये इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उनके धर्म का प्रभाव इससे कम होता गया। ठीक, फिर दूसरी बात पे अगर बोले तो आपको जो उभरता हुआ मध्य वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जब व्यावसायिक क्रांतियां होती हैं, व्यावसायिक क्रांतियां होने के कारण एक आपको पता है कि जब तरह तरह के व्यापारिक वर्ग हर जगह से व्यापार की चीज़ें बढ़ती हैं तो एक मध्य वर्ग की उत्पत्ति होती है। हम पीछे आपको बता भी चुके हैं मध्य वर्ग कैसे बनता है, मध्य वर्ग व्यापारी चीज़ों में कैसे मध्य वर्ग की भूमिका बढ़ती है और राजतंत्र की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक, फिर कैसे सामंतवाद, व्यापारी लोगों की व्यापारियों की संख्या बढ़ने से किस प्रकार से सामंतवाद का पतन में उसकी भूमिका होती है। तो उभरता हुआ जो मध्य वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है, इनकी चीज़ें का इनकी भूमिका बढ़ जाती है, जिसके कारण पुनर्जागरण में इसकी भूमिका, पुनर्जागरण काल में इनका महत्व बढ़ जाता है। तो तीसरा है पूर्व पश्चिम वैचारिक आदान प्रदान। दोस्तों, लोग ऐसा कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया के पतन, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो अच्छे साहित्यकार थे, ये विद्वान थे, बौद्धिक लोग थे, वो वहाँ से जो पुराने साहित्य, क्लासिकल साहित्य हुआ, वो लेके इटली आ गए और क्या नाम है, यूरोप में परिवर्तन ला दिए वैचारिक आदान प्रदान। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा बात नहीं है। सिर्फ वहीं से ये पूर्व पश्चिम के जितने भी अन्य सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता थी, भारत की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये तत्कालीन समय में जितने भी सभ्यताएं थी, हर देश को आज वैचारिक आदान प्रदान होता गया और वहाँ की जो यूरोप का परिवर्तन में भूमिका निभाते गए। ऐसा नहीं सिर्फ किसी एक देश के क्लासिकल साहित्य पढ़ने से इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। समझे दोस्तों? और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं मानता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी। अगर आपको कभी निबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पे निबंध लिखना है, अगर आप इसकी शुरुआत भी यहीं से कर सकते हैं कि विश्व में वैश्विक स्तर पर पुनर्जागरण की उत्पत्ति कहीं न कहीं सूचना प्रौद्योगिकी से होती है। आपको पता है कि आपको हम बता भी चुके हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से भूमिका निभाई कि विश्व में जब बाइबिल हुआ करता था, जब बाइबिल के आधार पर जो हमारे मध्ययुगीन संस्थाएं, चर्च, पोप लोग होते थे, ये बोलते थे कि बाइबिल में लिखा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको 1000 रुपये देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो हर बात पर बाइबिल करते थे। लेकिन जब सूचना प्रौद्योगिकी का चीज़ें बढ़ी और प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है तो लोगों के पास इसी जो किताबें हैं, किताबें तो एक हुआ करती थी, 1-2 किताबें होती थी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों तक जगह जगह पर किताबें पहुंचने लगी और लोग उसको पढ़ने लगे। जब वो कोई बात बोलते, दिखाओ कहाँ लिखा है, हम पढ़ कर दिखाओ, तो सब लोग अंदर ये चीज़ें आ गई कि अब हम लोग समझने लगे, देखने लगे किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। तो उस पर उन्होंने बल दिया सीधा सा। फिर
आपको पता सूचना प्रौद्योगिकी प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसी समय दोस्तों विश्वविद्यालय की, बहुत सारे विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैचारिक चीज़ें होने लगी। एक सोशल सोसाइटी बनने लगी। एक किसी भी मुद्दे पर बौद्धिक लोगों का विचारों का आदान प्रदान होने लगा, उससे मुद्दा बन जाना। तो ये सारे विश्वविद्यालय के होने से ये सारी चीज़ें होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों जो पुरानी चीज़ें थी उस पर लोग गहरे तरीके से समझने लगे, बूझने लगे। तो ये सब कारण थे आखिर कि पुनर्जागरण काल के। तो कुस्तुनतुनिया का पतन तो आपको पता ही, कुस्तुनतुनिया के पतन से किस प्रकार से पुनर्जागरण काल होता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, वहाँ की साहित्यिक इटली जाती हैं और वो क्या नाम वहाँ की पढ़ी जाती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको आप ये था ना, ये आप यहाँ तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बताते हैं। यूरोपीय समाज पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, इन सब बातों पर विशेषकर चर्चा करते हैं। समझे दोस्तों, लिख लीजिए आप यहाँ तक। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है निद्रा से जागना, निद्रा से जागना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है निद्रा से जागना, विचारों का पुनर्जन्म होना, विचारों का पुनर्जन्म होना, विचारों का पुनर्जन्म होना, संभल कर बैठना, संभल कर बैठना। यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का सोच अथवा दृष्टिकोण था। यह एक विशेष प्रकार का सोच अथवा दृष्टिकोण था जिसने यूरोपीय जीवन में सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाला, सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाला। इस प्रभाव को यूरोप के आधुनिकीकरण से जोड़कर देखा गया, यूरोप के आधुनिकीकरण से जोड़कर देखा गया। पुनर्जागरण से संबंधित विचारधाराएं, हेडिंग डालिए, पुनर्जागरण से संबंधित विचारधाराएं। ऐसा देखा गया कि 14वीं-16वीं सदी के बीच यूरोपीय विद्वान यूनानी व रोमन क्लासिकल साहित्य की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। पहले ऐसा समझा गया कि क्लासिकल साहित्य के अध्ययन पर बल देना ही पुनर्जागरण है। आपको बताया ना कि पहले ऐसे समझा गया कि क्लासिकल साहित्य पर ही अगर आप बल दे रहे हो तो वही पुनर्जागरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु जब हम गहराई से अवलोकन करते हैं तो फिर हमें ज्ञात होता है कि क्लासिकल साहित्य में कुछ ऐसे विचार थे जिसकी ओर 16वीं सदी के यूरोपीय विद्वान आकर्षित हुए थे। ये विचार थे मानववाद, ये विचार थे मानववाद, ईश्वर, मानववाद लिख के हल्का शेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। मानववाद, ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व, ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व, संसार एवं भौतिक सुख के प्रति आकर्षण, संसार एवं भौतिक सुख के प्रति आकर्षण। वस्तुतः मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई चर्च व्यवस्था के अंतर्गत संसार और मानव को तिरस्कार किया जा रहा था। मानव को एक पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया जा रहा था। एक तरह से अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण मध्ययुगीन विचार की अस्वीकृति थी। चूंकि क्लासिकल साहित्य में मानव व भौतिक सुख को महत्व दिया जा गया था, क्लासिकल साहित्य में मानव व भौतिक सुख को महत्व दिया गया था, इसलिए 16वीं सदी के यूरोपीय विद्वान इस ओर आकर्षित हुए थे। इस प्रकार आप नीचे से लिखिए, इस प्रकार पुनर्जागरण में एक प्रेरणा क्लासिकल साहित्य की भी रही थी, परंतु इस पर अन्य सभ्यताओं का भी विशेष प्रभाव था। जैसे ईरानी सभ्यता, चीनी सभ्यता, भारतीय सभ्यता,
पूर्ण विराम। वस्तुतः इस काल में भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में वैचारिक आदान प्रदान हुए। अब लिखिए आगे, अब हेडिंग डाल के नीचे लिखिए, पुनर्जागरण का बल निम्नलिखित नवीन विचारों पर रहा था। पुनर्जागरण का बल निम्नलिखित नवीन विचारों पर रहा था। पहला, उत्सुकता एवं खोजी दृष्टि। जब मानव मस्तिष्क पर धर्म का प्रभाव कम हुआ तो मानव स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला और फिर मानव नई नई घटनाओं का कारण ढूंढना आरंभ किया। आप एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल लिख लीजिए, न्यूटन वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। न्यूटन ने जब फल को नीचे गिरते देखा तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज हुई। वस्तुतः रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा, हेडिंग नीचे डाल के लिखिए, और हेडिंग नहीं नीचे से लिखिए, वस्तुतः रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा प्रेरित रूढ़वादी तर्कशास्त्र, आपको लोग बताया ना स्कॉलास्टिक फिलॉसफी, का बल इस बात पर रहा था कि मनन और चिंतन ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। वहीं पुनर्जागरण यह स्थापित करने का प्रयास किया कि बाहर निकलकर प्रकृति का पर्यवेक्षण व अवलोकन करना ही ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इस प्रकार पुनर्जागरण के साथ वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रोत्साहन मिला। दूसरा हेडिंग डालिए, साहसिक मनोभाव को प्रोत्साहन, साहसिक मनोयोग को प्रोत्साहन या साहसिक मनोभाव को प्रोत्साहन। मानव के बढ़ते हुए महत्व के कारण साहसिक मनोवृत्ति का प्रोत्साहन मिला। यूरोपीय नाविक जहाजों पर बैठकर अंतहीन समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर बढ़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप नए नए क्षेत्रों की खोज हुई। जैसे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज, 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिकी महाद्वीप की खोज। तीसरा हेडिंग डालिए, मानववाद परलौकिक की जगह सांसारिक और ईश्वर के समानांतर, मानव के बढ़ते हुए प्रमहत्व ने मानववाद को जन्म दिया। मानववाद ने यूरोपीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जहां व्यक्ति स्वयं अपने उत्थान व पतन का कारण गहरा प्रभाव छोड़ा। अब ये काट दीजिए, ये व्यक्तिवाद का भाषा है। तो व्यक्तिवाद हेडिंग नीचे, व्यक्तिवाद, मानववाद हो गया व्यक्तिवाद, जहां व्यक्ति स्वयं अपने उत्थान व पतन का कारण हो, उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। जहां मानववाद ने मानव के महत्व को सुनिश्चित किया था, वहीं व्यक्तिवाद ने मानव के बीच एक व्यक्ति के महत्व को जोड़ दिया। व्यक्तिवाद का बल मानव के निजी सुख दुख तथा उसकी पहचान पर था। सामंती समाज में व्यक्तिवाद जैसी चीज बड़ी दुर्लभ हुआ करती थी।
परंतु उभरते हुए पूंजीवाद ने व्यक्ति के महत्व को बढ़ा दिया। अब नीचे लिखिए धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता लिखिए। उस काल में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वह नहीं था जो वर्तमान काल में है। अभी उस काल में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था वैसे पादरियों का आलोचना करना जिनकी सिद्धांत व व्यवहार में अंतर हो। दोस्तों ये हम लोग ने लिख लिया अच्छे से ना कि पुनर्जागरण का बल किस पर था, कैसे था, ये हो गया। अब लिखिए आप हेड डालिए पुनर्जागरण को प्रेरित करने वाले कारक। पुनर्जागरण को प्रेरित करने वाले कारक। पुनर्जागरण को हेड डालिए। पुनर्जागरण एक विशिष्ट विचारधारा अथवा दृष्टिकोण था। पुनर्जागरण एक विशिष्ट विचारधारा व दृष्टिकोण था, तो इसे प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक थे? वही पुराना जितनी संस्थाएं जो भी हम लोगों ने पढ़ा पहले और दूसरे पार्ट में, वही सारी चीजें हैं, इसमें लिखना होगा और क्या। पहला हेडिंग डालिए उभरता हुआ व्यापारिक वर्ग अथवा मध्य वर्ग। उभरता हुआ व्यापारिक वर्ग अथवा मध्य वर्ग। व्यापारिक गतिविधियों के विकास के कारण एक व्यापारिक वर्ग तथा मध्य वर्ग का उद्भव हुआ। इस वर्ग की रुचि व विचार कुलीन वर्ग एवं चर्च से अलग हुआ करता था। अतः इस वर्ग के द्वारा नवीन विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। एक तरह से अगर देखा जाए तो यही नवीन विचार पुनर्जागरण था। दूसरा हेडिंग डालिए अरब व पश्चिम के बीच वैचारिक आदान प्रदान। पूरब व पश्चिम के बीच वैचारिक आदान प्रदान। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप नए क्षेत्रों के साथ यूरोप का वैचारिक आदान प्रदान हुआ। इस आदान प्रदान में अरब के विद्वानों ने भी अहम भूमिका निभाई। फिर अरब विद्वानों के माध्यम से यूरोपीय सभ्यता, ईरानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता और चीनी सभ्यता के संपर्क में आई। इस कारक ने भी पुनर्जागरण के उद्भव में अपनी भूमिका निभाई। नीचे लिखिए दूसरा हेडिंग आरंभिक सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में प्रिंटिंग प्रेस का विकास। आरंभिक सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका या विकास लिख लो। शिक्षा पर से चर्च का एकाधिकार तोड़ने और ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में प्रिंटिंग प्रेस की अहम भूमिका थी। बड़ी संख्या में पुस्तकों का मुद्रण होने लगा और लोगों के हाथों में पहुंचने लगे, जिससे चर्च व पोप के द्वारा कही गई गलत बातों का परीक्षण होने लगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विश्वविद्यालय की स्थापना। 12वीं सदी के पश्चात यूरोप में अनेक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी और इनके द्वारा नवीन विचारों को फैलाए जाने लगे। जैसे बर्लिन में ऑक्सफोर्ड, पेरिस में बोन जैसे विश्वविद्यालय। ठीक, ये यहां तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोपीय समाज व संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों
हम सब ये पढ़ लिए कि पुनर्जागरण काल क्या था, पुनर्जागरण अर्थ क्या था, उसके क्या कारण थे, कैसे बल हुआ, प्राचीन काल से कैसे संबंध था, इन सब मुद्दों पर हम गहराई से अध्ययन भी कर लिए और लिख भी लिए। अब हमारी जो अगली कड़ी है, अगली कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इन पुनर्जागरण का के यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समझ रहे, उनकी धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, यूरोपीय समाज और संस्कृति पर इसका जो प्रभाव पड़ा कि धर्म का आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि धर्म का प्रभाव कम पड़ा, धर्म पर का प्रभाव लोगों पर कम हुआ, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ सब आपको समझना चाहिए कि क्यों, आखिर कम क्यों हुआ। आपको भी पता है, कहानी हम अच्छी तरीके से बता भी चुके हैं कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, जो उनकी बरगलाने वाली बातें थी कि बाइबिल में ये लिखा है, ऐसे आपको करने करोगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, ये सब बातों का जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, तो उनको एहसास हो गया भाई ये सब बातें गलत है, सब झूठे हैं ना। आपको आगे हम बताएंगे, मार्टिन लूथर ने 95 का थीसिस लगा दिया और क्वेश्चन पूछने लगा, बताइए भाई, बताइए कहाँ लिखा है, आप सारे क्वेश्चन का जवाब मांगने लगा। समझ रहे हैं ना कि उसे पढ़ के आप बता रहे थे ऐसा होता है, ऐसा तो बाइबल में लिखा ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। जब ईसाई और इस्लाम का 1453 कुस्तुनतुनिया का युद्ध होता है, उसमें इस्लाम जब विजयी होता है, यही पोप लोग थे, आशीर्वाद देते, जाओ बेटा विजयी भव। जब हार के आए लोग अंदर, अरे तेरी की ये साले सब झूठ में बोल रहे थे। तो उनके अंदर एक धर्म का जो प्रभाव था, धर्म था, ये कम होने लगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजी और एक अच्छी उत्सुकता वाली बातें, एक तर्क वाली बातें, ये सब ज़्यादा जमने लगी, तो धर्म का प्रभाव कम हो गया। शिक्षा से चर्च का एक अधिकार टूट गया, तो जो शिक्षा पर इनका ही अधिकार था, बोलते थे मनन चिंतन के आधार पर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, इस पर इनका एक अधिकार टूट गया। अब लोग मनन चिंतन के आधार पर न होकर वैज्ञानिक आधार पर, सोच के जरिए, तर्क के जरिए, आखिर फल क्यों गिरा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोज किया, तो इस सब बातों पर इनका शिक्षा और बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुलने लगे, वैचारिक आदान प्रदान होने लगा, वैश्विक स्तर, वैश्विक अर्थव्यवस्था एक लीन में होने लगी। तो इन सब बातों से क्या होता है, शिक्षा का जो एक अधिकार इनका चर्च और पोप पे था, ये कम हो गया। तीसरा, साहित्य कला से चर्च का एक अधिकार खत्म हो गया। साहित्य कला जो इनके आधार से लिखे जाते थे, ये जो लोगों को समझाते थे, जो बरगलाते थे, उन्हीं आधार पर अब ये क्या, अब लोग अलग अलग विचार, अलग अलग सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ने लगी। लोग हर मुद्दों पर आपसी विचार, धर्म के मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, लोग एक ऐसे समाज की अवधारणा सामने आई जो लोग हर मुद्दे पर बौद्धिक रूप से विचार विमर्श करने लगे। तो जो साहित्य कला था इनका, उस पर एक अधिकार कम हो गया। व्यक्तिवाद, मानववाद जैसे चीज़ें बढ़ गई। आपको भी पता है, व्यक्तिवाद, मानववाद, व्यक्ति जो अपने उत्थान पतन का स्वयं कारण हो, उसके व्यक्तिवाद कहते हैं। मानववाद जहाँ मानव केंद्र में हो, ईश्वर केंद्र में ना होकर मानव केंद्र में हो, उसे मानववाद कहते हैं। और रोमन विधि संग्रह पुनर्जीवित हो गई। तो अगला पॉइंट है कि रोमन विधि संग्रह प्राचीन काल की थी, वो पुनर्जीवित हो गई। राजतंत्र मजबूत हो गया। जब राजा मजबूत हो गया अच्छी तरीके से, तो वो अलग अलग देशों से अपना कूटनीतिक संबंध, एक राष्ट्रीय सीमा खींचने की कोशिश करने लगा कि एक राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, उसकी जनसंख्या खुशी रहे, ये सब बातों का समावेश होने लगा ना। तो और राजनीति के यथार्थवाद, वो मैकियावेली चिंतक भी जन्म लेने लगे कि यथार्थवादी राजनीति पर बल देने लगे। कि जैसे उन्होंने बताया ना कि आप मैकियावेली की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, द प्रिंस वेल्स करके नाम से है शायद, द प्रिंस, अब देख लीजिएगा, मैं अगर भूल भी रहा हूँ तो द प्रिंस नाम से है उनकी बुक्स अगर पढ़ेंगे तो यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। वो विश्व के पहले यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि मैकियावेली यथार्थवादी चिंतक, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण से बात करें तो हमें नहीं लगता कि मैकियावेली कोई यथार्थवादी चिंतक पहले थे। हमारे यहाँ यथार्थवादी चिंतक में कौटिल्य, आज से 2000 वर्ष पूर्व ही कौटिल्य क्या नाम है यथार्थवादी चिंतक हुआ करते थे ना। 1905 में क्या नाम है, 1905 में उनकी बुक है वो प्रकाशित होती है, अर्थशास्त्र। तो और अगर मैकियावेली और कौटिल्य में अंतर देखें तो हमें भी ये भी दिखता है कि भाई जो मैकियावेली थे, जो उस समय उतना परिवर्तन, उस समय उतने चेंजेस नहीं ला पाए थे।
लेकिन जो कौटिल्य थे अपने यथार्थवादी चिंतक के बल पर एक महान मौर्य साम्राज्य की विकास किए थे। मौर्य साम्राज्य पूरे जो भारतवर्ष का एक महान साम्राज्य हुआ करता था, उस पर उन्होंने पूरा अपने यथार्थवादी चिंतक के बल पर उसको तैयार किया था। तो उतनी बड़ी काम ये नहीं कर पाए जितना कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य सर ने कर दिखाया है अपने अर्थशास्त्र में। तो मैं तो नहीं मानता कि यथार्थवादी चिंतक इनको मानना चाहिए, क्योंकि उनसे 2000 पहले ही अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी, 1905 में जो प्रकाशित होती है। तो ये था दोस्तों यूरोपीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव। अगर आप लिखना चाहें इसको भी लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। पुनर्जागरण ने यूरोपीय समाज पर व संस्कृति पर क्या प्रभाव डाला। लोगों के मन से धर्म का प्रभाव कम हुआ तथा सांसारिक व भौतिक जीवन की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा। शिक्षा पर से दूसरा पॉइंट लिखिए। शिक्षा पर से चर्च का एकाधिकार टूट गया तथा शिक्षा पद्धति में रूढ़वादी तर्कशास्त्र की जगह, सेकुलरिस्टिक फिलॉसफी की जगह मानविकी विषयों ने जगह लिया, यथा इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र आदि। तीसरा पॉइंट लिखिए। साहित्य व कला से चर्च का एकाधिकार टूट गया तथा उन पर मानववाद व व्यक्तिवाद का प्रभाव पड़ा। चौथा पॉइंट लिखिए। क्लासिकल साहित्य पुनर्वेषण के क्रम में रोमन विधि संग्रह पुनर्जीवित हुआ। इस विधि संग्रह में शक्तिशाली राजतंत्र पर बल दिया गया। इसे राजतंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला। पांचों पॉइंट लिखिए, मैकियावेली के बारे में लिख लीजिए। यही समय है जब इटली में मैकियावेली जैसे चिंतक प्रकट हुआ। इसने प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की। इसका बल राजनीतिक यथार्थवाद पर था, अर्थात उसने राजनीति को अवसर से जोड़कर देखा। अब अगर कोष्टक में लिखना चाहो तो, क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, अगर आप कोष्टक में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि लिखो भारत में मैकियावेली से 2000 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य, कोष्टक में चाणक्य, कोष्टक में चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो कि मैकियावेली से कहीं अधिक यथार्थवादी दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैकियावेली के समय उसके अपने राज्य फ्लोरेंस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य का मौर्य साम्राज्य अपने समय का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कौटिल्य का मौर्य साम्राज्य
अपने समय में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इससे यह प्रतीत होता है कि मैकियावेली से कहीं अधिक कौटिल्य का अर्थशास्त्र यथार्थवादी राजनीतिक के नज़दीक दिखाई पड़ता है। ओके, ये मेरा विचार है भाई, ये मैं तो नहीं मानता हूँ। और ये मानविकी विषय में कोई चीज़ क्लियर कट नहीं होता, हर चीज़ अपना अपना अलग अलग होता है। दूसरा, आप लोग अब ये देख लिए ना, यूरोपीय समाज पर संस्कृति पर प्रभाव क्या था। और अब आप लोग हिंट डालिए धर्म सुधार आंदोलन, मतलब कि पुनर्जागरण का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से हुए हैं, आप इसको भी देख लीजिए, लिख लीजिए। पुनर्जागरण का एक दृष्टिकोण, पुनर्जागरण का के द्वारा एक नवीन दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया गया। नवीन दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया गया। उसने धर्म के क्षेत्र पर भी अपना विशेष प्रभाव डाला, धर्म के क्षेत्र पर भी विशेष प्रभाव डाला। अब वही बात है ना कि जैसे अभी जो ये सारी बातें हुई ना, ये सारी बातें हुई, ये धर्म पर, अभी उस समय धर्म पर अंकुश लगने लगा कि धर्म को सुधार करना चाहिए भाई, कि धर्म को, ये सारी बातें जो इसमें लिखा है कि शिक्षा पर एक अधिकार चर्च और पोप का होना चाहिए, जो बाइबिल में लिखा है वही सत्य होना चाहिए। जब इन सब चीज़ों का खंडन होने लगा, जब चीज़ें पढ़े जाने लगी कि नहीं भाई बाइबिल में ये लिखा है, ये लोग सिर्फ बगलाते हैं, ऐसे धर्म में भ्रष्टाचार था। एक मुक्ति पत्र दी जाती थी कि आप अगर इतने पैसे का मुक्ति पत्र खरीदेंगे तो आपको इतना लाभ होगा, इतने पैसे का मुक्ति पत्र खरीदेंगे इतना लाभ होगा। तो इन सब जो बातों का, तो जब ये धर्म जो भ्रष्टाचार था, इन्हीं सब आधारों को खत्म करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन आवश्यक हो गया। तो धर्म सुधार आंदोलन उस समय दो आधारों पर चला। एक था प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, एक प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। जो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन था, ये तात्कालीन जो धर्म हुआ करते थे उसमें आंतरिक सुधार की बातें करता था। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन था, ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन चाहता था कि पूर्णतः इस धर्म को, इस जिसमें जितनी बातें हैं सबको पूर्णतः अस्वीकार किया जाए। मतलब कि उसमें थोड़ा सा भी विचलन नहीं किया। उसमें मार्टिन लूथर था, मार्टिन लूथर के बारे में बता दिए कि वो 95 पेजेस का एक थीसिस लाके चिपका देता है। बोलता है कि नहीं 1517 ईस्वी में बोलता है कि सारी इसके पूरा खत्म होना चाहिए। मार्टिन लूथर इतना एग्रेसिव टाइप का था कि नहीं पूरा खत्म होना चाहिए। और उसका आगे चलकर बहुत सारे वर्गों ने उसका सपोर्ट भी किया, और जब सपोर्ट किया तो उसके खिलाफ न्यायालय में जो चर्च पोप लोग थे उस न्यायालय में गए। लेकिन उसके जो इसके पहले अगर कोई व्यक्ति इस तरह विरोध करता था जो सजा मिलती थी। तो इस प्रकार अब समय बदल चुका था, लोग उसके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा थे। राजनीतिक वर्ग से लेके, कुलीन वर्ग से लेके, सामाजिक वर्ग के हर मध्य वर्ग से लेके हर कोई उसके सपोर्ट में था, क्योंकि सबके अपने अपने हित थे। तो अब प्रोटेस्टेंट आंदोलन को दबाना बहुत कम लोग होता था, मतलब कि आप दबा नहीं सकते थे। तो अब वही कहा जाता है कि अब जो पुनर्जागरण काल के एक आलोचक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पुनर्जागरण काल के पुनर्जागरणवादियों द्वारा दिए गए विचारों को, पुनर्जागरणवादियों ने जो अंडे दिए मार्टिन लूथर ने उसे सेया। पुनर्जागरणवादियों ने जो अंडे दिए मार्टिन लूथर ने उसे सेया, मतलब से पाला। तो यहाँ पर अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए पुनर्जागरणवादियों ने जो अंडे दिए मार्टिन लूथर ने उसे सेया, टिप्पणी कीजिए। आप क्या समझेंगे, कैसे, कहाँ, क्या अंडे दिया, क्या सेया? भाई कुछ नहीं, इतना इसका सिंपल से कि जो भी पुनर्जागरणवादी ने भौतिक सांसारिक जो भी विचार दिए उसी विचार को लेकर मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन पर विशेष बल दिया कि हम इसको बदलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आना चाहिए। तो उसको मतलब उसी विचारों को आगे बढ़ाकर वो अपना 95 का थीसिस चिपका देता है चर्च के सामने। बोलता है कि इस पर हर प्रश्न का जवाब दो। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन को ये पुनर्जागरण प्रेरित करता है। अब इस पर भी लिख लीजिए थोड़ा सा, दो लाइन। धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण के द्वारा एक नवीन दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया गया था। उसने धर्म के क्षेत्र पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। किसी आलोचक ने सच ही कहा है, पुनर्जागरणवादियों ने जो अंडे दिए मार्टिन लूथर ने उसे सेया। वस्तुतः इसका मतलब होता है वस्तुतः
पुनर्जागरणवादियों ने जिन भौतिक व वैचारिक कारकों ने वस्तुतः जिन भौतिक व वैचारिक कारकों ने पुनर्जागरण को जन्म दिया, उन्हीं कारकों ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। ये कारक थे उभरता हुआ मध्यवर्ग, व्यापार और यूरोपीय राजतंत्र। ठीक, अब इसके बारे में ये लिख लीजिए, प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप। हेडिंग डालिए, धर्म सुधार आंदोलन के दो रूप थे। धर्म सुधार आंदोलन के दो रूप थे। पहला प्रति धर्म सुधार आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। दूसरा प्रोटेस्टेंट आंदोलन। प्रति धर्म सुधार आंदोलन में हेडिंग डालिए, इसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था में आंतरिक सुधार लाकर उसे और शक्तिशाली बनाना था। आंतरिक सुधार मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था थी उसमें सुधार लाने की बात करते थे, आंतरिक सुधार। लेकिन वही प्रोटेस्टेंट हेडिंग डालिए, वही इस आंदोलन ने, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मतलब वही इस आंदोलन ने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। इसका आरंभ जर्मनी में मार्टिन लूथर ने की थी। जर्मनी में मार्टिन लूथर ने की थी। वह जर्मनी का एक पादरी था। उसने 1577 ईस्वी में जर्मनी के बीटेनबर्ग के एक चर्च की दीवार पर 95 प्रश्नों का एक थीसिस टांग दिया। इसे 95 थीसिस कहा जाता है। फिर उसने रोम के पोप से इन प्रश्नों का जवाब मांगा। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था धार्मिक विद्रोह। पोप ने धार्मिक न्यायाधिकरण में मार्टिन लूथर के विरुद्ध मामला लाया, परंतु पूर्व काल के विद्रोह की तरह मार्टिन लूथर के विद्रोह का दबाना असंभव था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था सूचना प्रौद्योगिकी, प्रिंटिंग प्रेस का विकास। इसके माध्यम से मार्टिन लूथर के विचार जन जन तक पहुंचने लगे, जिसे धार्मिक सत्ता रोक नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ 16वीं सदी में यूरोप में एक सिविल सोसाइटी का उद्भव हुआ, जो हर मुद्दों पर अपने वैचारिक मत देने लगे। इस तरीके से मार्टिन लूथर के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सुधारकों का आगमन हुआ। जैसे जर्मनी में दूसरा सुधारक टालेमी, स्विट्जरलैंड में जिविंगसी, आगमन हुआ। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या था, ये क्या था। अब इस बात को भी नोटिस करना चाहिए कि आखिर प्रोटेस्टेंट आंदोलन इतना ज़्यादा क्यों था, मतलब इतना ज़्यादा अस्वीकृति, इतना ज़्यादा प्रभावशाली रूप से क्यों अस्वीकृत कर रहा था। जब प्रतिधर्म सुधार आंदोलन उसमें चर्च व्यवस्था में जो भी कमियां थी उस पर सुधारने पर बल दे रहे थे और आंतरिक सुधार अपने चरम स्तर पर था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि
इसको पूर्णतः अस्वीकार किया जा रहा था। कहीं कहीं इसका कारण धर्म सुधार के साथ साथ अन्य कारण भी तो नहीं थे। इस पे भी अगर हम ध्यान दें तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन का इतना मतलब गहरा रवैया जो था कि धर्म सुधार इन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के प्रति, उसके कहीं न कहीं आर्थिक व राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक व राजनीतिक कारण भी थे। तो अब इसको अगर देखें कि आखिर इतना क्यों कर रहा था, तो इस पे आर्थिक कारण क्या था, इसको भी लिख लीजिए आप। रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के द्वारा, आपको पता है ना कि रोमन कैथोलिक जो चर्च व्यवस्था थी, सूदखोरी, आर्थिक कारण में लिखे सूदखोरी मुनाफाखोरी पर बल दे नहीं रहा था ना। जब सूदखोरी मुनाफाखोरी पर बल नहीं दोगे तो व्यापारिक वर्ग क्या था, व्यापारिक वर्ग चाहता था भाई इसको हटाओ, ये बेकार है, इसको रहेगा। कहते हैं कि अगर इंसान कितना बदल दोगे, इसको खत्म ही कर दो एकदम से, ये खत्म रहेगा तभी हम लोग का व्यापार काम अच्छा होगा। तो जो अब व्यापारी वर्ग जो था ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन के साथ हो गए, क्योंकि ये सूदखोरी मुनाफाखोरी को खत्म करना चाहते थे। ठीक, तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के द्वारा सूदखोरी व मुनाफाखोरी की आलोचना की गई, जबकि समकालीन व्यापार की आवश्यकता थी सूदखोरी व मुनाफाखोरी। सूदखोरी व मुनाफाखोरी को नैतिक व जायज करार देना। अब ये जायज करार कौन देगा, जब ये जाएंगे तभी तो होगा। यह कार्य प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण हुआ, अतः इसी कारण इसे व्यापारी समर्थन प्राप्त हुआ। तो एक क्या था, मैक्सवेयर था। मैक्सवेयर जो था एक जर्मन समाजशास्त्री हुआ करते थे। मैक्सवेयर आप पढ़े होंगे, आप सुने होंगे। उन्होंने इस प्रोटेस्टेंट आंदोलन को पूंजीवाद का उद्भव का विशेष कारण बता दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने ही पूंजीवाद के उद्भव को विशेष रूप से, क्योंकि ये चर्च व्यवस्था तो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने इस चर्च व्यवस्था में इसका विरोध किया कि सूदखोरी मुनाफाखोरी को नैतिक जायज बना दिया, तो इसलिए पूंजीवादी लोग इसके समर्थन हो गए। ठीक, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जो कुलीन वर्ग का था ना, जो कुलीन वर्ग था, आर्थिक कारण में क्या था कि जो कुलीन वर्ग भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन के साथ हो गए थे। जो कुलीन वर्ग चाहते थे, जो चर्च की, आपको हम बता चुके हैं पहले पार्ट में कि चर्च व्यवस्था की बहुत सारी भूमियां होती थी, बहुत बड़े बड़े भूमिखंड पर राज करते थे। तो अब कुलीन वर्ग चाहते थे कि क्या नाम है, इस चर्च की भूमि को हमें मिल जाए, हम इस पर अपना काम करें, अपना व्यापार करें और सी चीज़ें करें। तो इसीलिए जो कुलीन वर्ग है, जो इसका आर्थिक कारण में दूसरा कारण था कि कुलीन वर्ग जो था इसके प्रोटेस्टेंट आंदोलन के साथ हो गया। तो लिख लीजिए, कुलीन वर्ग का ध्यान कैथोलिक चर्च पर की जमीन पर था। और जो तीसरा जो कारण था, जो क्षेत्रीय रूप पे ये रोमन कैथोलिक चर्च था, ये कर लेता था। जो कर अपने संसाधनों को, अपने कार्यों को पूरा करने के बाद जो बचता था, ये रोम को चला जाता था। तो वहां जो क्षेत्रीय लोग थे ना, ये सोचते थे यार कर हमसे लेते हैं, जो बचता है रोम को भेज देते हैं, वहां पर भेजते। तो लोगों के अंदर एक कुंठा जग गई। तो लोग जो कर देने वाले वर्ग थे, वो भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन के समर्थन में आ गए। ठीक, लिख लीजिए, क्षेत्रीय चर्च के द्वारा लोगों पर कर लगाया जाता और उस रकम से अपना खर्च पूरा किया जाता, और फिर जो अतिरिक्त रकम बचती उसे रोम को स्थानांतरित कर दिया जाता। चूंकि वह काल राष्ट्रीय चेतना का विकास का काल था, अतः लोगों में इस बात की आपत्ति थी, उनके क्षेत्र का धन रोम क्यों जा रहा है। समझिए आप ना। अब इसके राजनीतिक कारण क्या थे, इसके राजनीतिक कारण, अब जो आपको हम बता चुके हैं कि मध्य वर्ग का और राजतंत्र का एक समझौता हो गया था, तो कि इन चर्च व्यवस्था को, मध्ययुगीन संस्थाओं को खत्म करने के लिए। तो इसका राजनीतिक कारण ये था, जो राजनीतिक लोग थे, राजा लोग थे, इसको भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वो सामंतवाद का पतन होने के बाद इनका अस्तित्व बढ़ना था ना।
तो इनका अस्तित्व बढ़ना था। सोचे कि अगर ये चर्च व्यवस्था हटेंगे, क्योंकि चर्च व्यवस्था, सामंतवाद तो पतन हो गया था, लेकिन चर्च व्यवस्था इनकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। इसलिए सोचे कि जब भाई ये चर्च व्यवस्था हट ही जाएगा तभी हमारी संप्रभुता होगी, हमारी एक सीमा होगी, राष्ट्र में हम राज्य करेंगे। तो इसलिए वो भी राजन जो राजतंत्र था वो भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन को समर्थन कर रहा था। इसका ये राजनीतिक पक्ष था, लिख लीजिए। यह वह काल था जब सामंतवाद के पतन का लाभ उठाकर यूरोप में महत्वाकांक्षी शासक अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे थे। फिर अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे थे। फिर इस लक्ष्य से प्रेरित होकर अपनी राष्ट्रीय सीमा भी खींचना चाह रहे थे, परंतु उनके आड़े चर्च व्यवस्था आ रही थी जो उनकी संप्रभुता को अस्वीकार करती थी। अतः यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन को भड़काया ताकि चर्च व्यवस्था टूट सके और प्रोटेस्टेंट आंदोलन में पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक, अब ये पूरा हो गया। ठीक, अब ये हम लोग का जो पढ़ लिए राष्ट्रीय, ये इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे धर्म सुधार आंदोलन क्या प्रेरित हुआ, इस सारी बातों को हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ये बता दें कि राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव आखिर कैसे हुआ। आप ये तो सब कुछ पता ही है, राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव कैसे हुआ। राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव दोस्तों, आप सबको पता है कि राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था थी, राजतंत्र बहुत कमजोर हुआ करता था, लेकिन किस प्रकार से पुनर्जागरण काल हुआ, सामंतवाद की चीज़ें टूटी, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के जरिए इनका समर्थन प्राप्त हुआ और राजतंत्र की भूमिका बढ़ी। बहुत सारे विचारक जैसे थॉमस हॉब्स जैसे विचारक भी अपने पुस्तक में शक्तिशाली राजतंत्र की बात करते हैं। मतलब कि एक सिविल सोसाइटी में राजतंत्र की शक्तिशाली होना अति आवश्यक हो गया। तो वाणिज्यवाद के जरिए क्या नाम है कि आपको बताया कि वाणिज्यवाद एक राजनीतिक पक्ष था जो ज़्यादातर, आर्थिक पक्ष भी था लेकिन राजनीतिक पक्ष ज़्यादा था, जो व्यापारियों से उन्हें अधिक से अधिक कर प्राप्त हुआ, जिसके जरिए वो अपना स्थायी सेना, नौकरशाही व्यवस्था रखने लगे। तो इन सब बातों से क्या नाम हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक साम्राज्य, राजतंत्र, क्योंकि अब प्रोटेस्टेंट आंदोलन के जरिए राजतंत्र मजबूत हुआ तो उसके अपना सीमा होने लगी। अब चर्च व्यवस्था को टूटने के कारण उनकी संप्रभुता पूरे अपने राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत होने लगी, तो और उनकी जनसंख्या होने लगी, तो राष्ट्र का विकास होने लगा इसी तरीके से। तो अब यही राजतंत्र अलग अलग क्षेत्रों में, प्रशा में, जर्मनी, इन सब क्षेत्रों में अब जर्मनी के क्षेत्र में हैब्सबर्ग साम्राज्य का उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं सब अलग अलग क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य बन जाता है। फिर एक 1648 ईस्वी में 1630 वर्षीय एक युद्ध होता आगे। फिर उसी युद्ध के बाद एक वेस्टफेलिया की संधि होती है। वेस्टफेलिया संधि की सभी राज्यों की अपनी अपनी संप्रभुता होगी। कोई राज्य किसी के में जल्दी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप तभी करेगा जब शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। शक्ति संतुलन मतलब कोई राष्ट्र अगर बहुत ज़्यादा मजबूती हो रहा है तो सारे राष्ट्र मिलकर उसको दबा देंगे ताकि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे, कोई ज़्यादा मजबूत ना हो सके। समझ रहे हैं ना। तब इन्हीं सब कारणों से राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव होता है। राष्ट्रीय राजतंत्र जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे राजतंत्र बढ़ा, सामंतवाद टूटा, चर्च व्यवस्था टूटा, कैसे उनको यूरोप में राजतंत्र के उद्भव को रोका जा रहा था। आखिर क्या हो गया कि राजतंत्र की कैसे मध्य वर्ग के साथ राजतंत्र का कोलैबोरेशन होने के कारण इनको अधिक से अधिक कर मिलने लगा, और अधिक से जब कर मिलने लगा तो इनका अपना स्थायी सेना, नौकरशाही, सारी व्यवस्था को रखने लगे। हम इन्हीं सब बातों को पढ़ ही चुके हैं, तो लिख लीजिए आप।
राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव। इन परिवर्तनों का स्वाभाविक परिणाम था यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव। यह वह काल था जब ब्रिटेन में ट्यूडर वंश, फ्रांस में बुर्बो वंश, आगे सब रखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आगे समझ में आएगा कि बुर्बो वंश और हैब्सबर्ग साम्राज्य में कैसे दिक्कत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध समय। प्रशा में होहेनजार्लन वंश, प्रशा में होहेनजार्लन वंश, ब्रिटेन में ट्यूडर वंश, फ्रांस में बुर्बो वंश, ठीक। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपना बहुत सारे वंश के रूप में साम्राज्य स्थापित होने लगे। रूस में रोमनाव वंश शासक स्थापित हो रहे थे तथा अपनी राष्ट्रीय राज्य की सीमा बना रहे थे, राष्ट्रीय राज्य की सीमा स्थापित कर रहे थे, स्पष्ट की जा रही थी। अब क्या था निम्न, अब एक पूरे जितने अब तक हम पढ़ चुके हैं, जितने राष्ट्रीय राजतंत्र के उद्भव को एक कैटेगराइज लिख लीजिए आप अच्छे से। निम्नलिखित कारकों ने शक्तिशाली राजतंत्र के उद्भव बनाया। निम्नलिखित कारकों ने, पहला लिख लीजिए सामंतवाद का पतन। कैसे है ना, सब आप लोग को पता ही है सामंतवाद का पतन होता है कैसे नहीं। दूसरा लिख लीजिए प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने। तीसरा लिख लीजिए पुनर्जागरण ने किस प्रकार से क्लासिकल साहित्य का पुनर्वेशन होता है, ठीक, वैचारिक आदान प्रदान होता है और राजतंत्र का उद्भव होता है। चौथा लिख लीजिए वाणिज्यवाद ने किस प्रकार से राजा को अधिक से अधिक कर मिलने लगा, जिससे वह अपना अस्थायी नौकरशाही अस्थायी सेना रखने लगा। विभिन्न विचारधाराओं का समर्थन, जैसे थॉमस हॉब्स ने शक्तिशाली राजतंत्र का को इम्पोर्टेंस बताया ना। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य बनने लगे। अब जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग साम्राज्य बनेंगे तो राष्ट्र की सीमा के लिए, अब राष्ट्र की जब सीमा खींचने लगेगी तो उनके बीच झड़प भी होना स्वाभाविक हो गया था। तो अब झड़प होगा, दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्या होता है कि अब ये भी समस्या उत्पन्न हुई, भाई अब तक तो पोप वगैरह थे, यही सब थे, साम्राज्य वगैरह सिस्टम नहीं था। लेकिन अब जब अलग अलग वंश अलग अलग साम्राज्य बनेंगे तो भाई झगड़ा भी होगा, युद्ध भी होगा। तो इन्हीं सब कारण से 1630 वर्षीय युद्ध होता है और ये 30 वर्षीय युद्ध लगातार चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आगे चलकर 1618-47 में तब इन्हीं को समाप्त करने के लिए, ताकि कोई भी राष्ट्र बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ पाए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी न रहे, शक्ति संतुलन यूरोप में बना रहे। इस शक्ति संतुलन के मामले में ब्रिटेन को कहा जाता है कि वो कभी भी वो हर समय अपने व्यापारिक उसका जो भौगोलिक स्थिति है, अपने वो व्यापारिक क्षेत्रों हर चारों तरफ से व्यापारिक महत्व ज़्यादा रहता है, हर एकदम बीचों बीच समुद्र के है, जिसके कारण वो हर समय अपना बाहर व्यापार करता था। जब यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ता था तो वो आता था, शक्ति संतुलन सही करके चला जाता। शक्ति संतुलन मतलब यही है कि अगर कोई मजबूत ज़्यादा हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से दबा दो। जब वो दबा दोगे तो वो भी बराबर हो जाएगा ज़्यादा, मतलब कि कुछ ऐसी गतिविधियां ना उठे जिससे अन्य साम्राज्यों को दिक्कत हो। यही वेस्टफेलिया की संधि थी, ठीक। तो लिख लीजिए 30 वर्षीय का युद्ध के पश्चात वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि में सबसे पहले क्या प्रावधान था? पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप जर्मन राज्यों को युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार मिल गया। युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार मिल गया और वे अपनी विदेश नीति, अब वे स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते थे। मतलब ये यहाँ पर जो
पहले जर्मन जो है रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत था, उनका संप्रभुता नहीं था। अब ये अपना विदेश नीति खुद संचालन कर सकते थे, पहला वेस्टफेलिया की संधि के तहत। इस संधि के तहत सभी राष्ट्रों की एक सीमा तय की गई। राष्ट्र की सीमा तय की गई और राष्ट्र का आकार कोई भी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें समानता मिलेगा, समानता की नजर से देखा जाएगा। दो राष्ट्रों के बीच युद्ध कभी नहीं होगा जब वह उनका आंतरिक मामला हो। जरूरत नहीं कि ये सारी बातें मानी भी गई हों, आगे टूटता ही है, समझे। चौथा पॉइंट लिख लीजिए। जब यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, तो सभी राष्ट्र मिलकर शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करेंगे और शक्तिशाली राज्य को दबा देंगे। दोस्तों ये था वेस्टफेलिया की संधि 1618-47 के बीच जो युद्ध हुआ था 30 वर्षीय। उसके तहत हम लोगों ने ये पढ़ लिया और किस प्रकार साम्राज्य राजतंत्र का उद्भव, ये सब पढ़ लिए। अब मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, हम पढ़ेंगे प्रबोधन काल। तो कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रबोधन काल, जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारे लोग का सिलेबस की शुरुआत जो सबसे सही तरीके से होती है, यहीं से होती है। ये पुनर्जागरण का अगला कदम था। प्रबोधन काल अलाइनमेंट से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ाया, जो लिखाया, आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और नोट्स बढ़िया से बनाते रहिए। दोस्तों पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके से, ना विधिवत तरीके से नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे जिस प्रकार से हम लिखा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हमें भी और अपना जो भी इसमें गलती हो, जो भी कहीं समस्या हो, उसको आप कमेंट के जरिए आप हमें बताइए ताकि हम कहीं से अगर आपकी मदद कर सके और हमें भी प्रोत्साहन मिले और आपके लिए हम अधिक से अधिक मेहनत कर सके। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।